एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हम इससे पहले भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो भौतिक विज्ञान के साथ ही साथ गणित को भी स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम गणित को भी पढ़ने वाले हैं। ये गणित का पहला लेक्चर है हमारा, और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सर गणित के कितने भाग होते हैं और हम उन भागों में कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है सर मैथमेटिक्स। तो हमने संपूर्ण मैथमेटिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। देखो जी, मैथमेटिक्स का जो पहला भाग है सर, हम उसको कहते हैं एरिथमेटिक। और सर दूसरा भाग है उसको हम बोलते हैं एडवांस मैथ। और अगर ये तीसरा भाग है तो सर इसको बोलते हैं टेक्निकल मैथ। तो कुल मिलाकर जो मैथमेटिक्स है हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन 3 पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्रम बाई क्रम पहले हम इसके टॉपिक, देखो पहले हमने ये जो टॉपिक लिखे हैं ये सारे टॉपिक एरिथमेटिक के हैं। तो हम पहले इसके टॉपिक की चर्चा करेंगे कि कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इनके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एडवांस मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद टेक्निकल मैथ। तो हम आज सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पूरा सिलेबस जो हमें गणित में पढ़ना है उस पूरे सिलेबस को हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, और हाँ ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सिलेबस है, ये सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और उस एग्ज़ाम में क्या मैथ का सिलेबस आता है। आखिरकार मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं सर एरिथमेटिक के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं। एक बात याद रखो, जो एरिथमेटिक है सर इसका एक और नाम होता है। एरिथमेटिक को कोई क्वांट पढ़ता है, QUANT, क्वांट। एरिथमेटिक को ही क्वांट कहा जाता है। यदि आपसे कोई कहता है कि वो मिस्टर एक्स क्वांट के टीचर हैं, हमने कहा कि एक मिस्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर एक्स, वो क्वांट के टीचर हैं, तो इसका मतलब है कि सर एरिथमेटिक उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आता होगा। और अगर हमने कहा कि सर वो टीचर एडवांस मैथ का है तो उनको एडवांस मैथ बहुत अच्छे से आता होगा। फिर अगर हमने एक और सेंटेंस बोला कि एक टीचर है मिस्टर एम, उनको टेक्निकल मैथ आता है, वह टेक्निकल मैथ के अच्छे खासे टीचर हैं, तो उसका मतलब उनको टेक्निकल मैथ की जानकारी होगी। तो अब हम, या देखो, जरूरी नहीं है कि किसी टीचर को केवल एरिथमेटिक आए या फिर केवल एडवांस मैथ आए या फिर टेक्निकल मैथ आए। अगर कोई अध्यापक है, अगर कोई गणित का अच्छा अध्यापक है तो उसको ये तीनों ही आते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सर मुझे एरिथमेटिक तो आता है लेकिन एडवांस मैथ नहीं आता, या फिर एरिथमेटिक और एडवांस तो आता है लेकिन टेक्निकल मैथ मैं नहीं जानता हूँ। तो सर ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई अध्यापक केवल एरिथमेटिक का हो, या फिर केवल एडवांस मैथ का हो, या फिर वो केवल टेक्निकल मैथ का हो। अगर वो मैथ का टीचर है तो उसको तीनों ही गणित आते होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, जो एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक को हम बोलते हैं क्वांट। तो इस क्वांट में हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हारे सामने लिखे हैं 17 टॉपिक। 17 टॉपिक हम क्वांट में पढ़ने वाले हैं। देखो पहला है, हम देखो पहले नंबर पर हमने लिखा है दिव्यास्त्र। तुम कहोगे सर ये कौन सा टॉपिक है, आज तक सर हमने सुना नहीं कि दिव्यास्त्र क्या है। दिव्यास्त्र का मतलब होता है एक दिव्य अस्त्र। इस क्लास में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे जो पूरे मैथ में लागू होगी। मतलब सर गणना करने में हमको समस्या आती है तो गणना किस किस विधि से कर सकते हैं, और हमें एग्जाम हॉल में गणना करने की किस विधि को अपनाना चाहिए, तो उसको हम बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत आसान कर देगा। तो कुल मिलाकर ये जो क्लास रहेगी दिव्यास्त्र वाली क्लास, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। इन पॉइंट्स की सहायता से हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, और इसी में एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। वह ब्रह्मास्त्र क्या है, वह बहुत सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट उत्तर बता देता है, डायरेक्ट उत्तर बता देता है बिना कैलकुलेशन किए। तो हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ दिव्यास्त्र। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। देखो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर मुझे फॉलो करना प्रारंभ कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरी कोई भी वीडियो मैथ की देखने से पहले ये दिव्यास्त्र वाली वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो के जस्ट बाद ही दिव्यास्त्र वाली वीडियो आएगी। तो अगला हमारा ये टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। देखो, अगर कोई गणित का अच्छा टीचर है तो उसको जानकारी होगी कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग किस टॉपिक से करनी चाहिए और उसके बाद सर कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए।
ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लीजिए अगर कोई अध्यापक है वो परसेंटेज पढ़ाने के बाद सर सीधा यहाँ पर चाल समय दूरी पर आ जाता है, इसका मतलब सर वो एक लेक्चरर हो सकता है, एक अच्छा गुरु नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा अगर गुरु होगा तो उसको जानकारी होगी कि सर परसेंटेज के बाद मुझे क्या पढ़ाना है, क्योंकि लिंक करते हैं सब चीज़ें। अगर हम एरिथमेटिक की बात करते हैं तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, तो हमें क्या है कि पहले एक पढ़ाना है टॉपिक, फिर उससे लिंक करता हुआ दूसरा पढ़ाना है, फिर उससे लिंक करते हुए तीसरे पढ़ाने हैं। तो गणित का टॉपिक पढ़ाने के लिए हमें इसका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उसका क्रम आता हो। ये पता होता है एक टीचर को कि आखिरकार ये टॉपिक हमने पढ़ाया है तो इसके बाद अब कौन सा आएगा और इसके बाद अब कौन सा आएगा। ये जानकारी एक अच्छे टीचर को होनी चाहिए। तो मैंने ये जो क्रम लिखा है, ये क्रम एकदम सीक्वेंस बनाकर रखा है कि सर इसी क्रम में सबसे बेस्ट क्रम है ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 करके इस तरह से 17 तक, ये बेस्ट क्रम है गणित को पढ़ाने का कि सबसे पहले ये टॉपिक, फिर इसके बाद सर ये। अब जैसे मैंने सबसे पहले नंबर पर लिखा है यहाँ पर ये तो दिव्यास्त्र हो गया, यहाँ तो महत्वपूर्ण चीज़ें हम कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे ही, साथ ही साथ ये है प्रतिशत। सर परसेंटेज पढ़ते हैं क्योंकि परसेंटेज क्या है, अगर मान लीजिए एक वृक्ष है और एक वृक्ष की एक जड़ है, तो वो जो जड़ होती है ना, जड़, ये मान लीजिए एरिथमेटिक एक वृक्ष है तो इस वृक्ष की जड़ क्या है, ये परसेंटेज है। अगर परसेंटेज हमको नहीं आएगा तो आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमें समस्या आएगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आएगी। अगर साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो सर समस्या आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब भी समस्या आएगी, या फिर हम कुछ भी बहुत आगे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें परसेंटेज का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब सर सबसे पहले हम उसी टॉपिक को कवर कर लें, परसेंटेज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर परसेंटेज, और परसेंटेज पढ़ने के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे सर अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात क्या होता है? देखो जी, अनुपात समानुपात भी ऐसा टॉपिक है जो पूरे गणित में इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखोगे सर चाल समय दूरी है, सर इस वाले में भी हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं। अगर हम बात करें सर पाइप एंड टंकी, इसमें भी हम अनुपात का ही इस्तेमाल करते हैं। सर हम बात करते हैं समय और काम, जी सर टाइम एंड वर्क, इसमें भी हम रेशियो को ही लेकर चलते हैं। रेशियो से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। सर इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज में भी रेशियो हम देख लेते हैं कि पहली साल में इतना ब्याज था, अब अगली साल में इतना हो गया तो इनका रेशियो इतना बना। साधारण ब्याज में मतलब रेशियो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग क्वांट के हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होता है। तो हम परसेंटेज पढ़ने के बाद तुरंत हम रेशियो पढ़ेंगे, समानुपात, अनुपात और समानुपात। अगला है हमारी साझेदारी, पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या होती है? देखो अगर हम बात करते हैं सर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब है कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें केवल एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बस वो पॉइंट क्या है कि सर यहाँ अगर हमें अनुपात और समानुपात की जानकारी होगी तो सर पूरी साझेदारी बस एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। वो हम आराम से इसमें पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट, और फिर साझेदारी का चैप्टर आराम से पूरी तरह से हम ढंग से पढ़ लेंगे उसको। अगला हमारा टॉपिक आएगा सर आयु, एज। देखो एज भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एज पूरा का पूरा एज किस पर डिपेंडेंट है? सर केवल अनुपात और समानुपात पर ही डिपेंडेंट है। ये कहेगा कि सर 4 साल पहले हमारी आयु का अनुपात ये था, अब हम 4 साल बाद इतना हो गया है, तो बताइए इनकी आयु कितनी है, या वर्तमान आयु, इस तरह से सवाल पूछता है। तो वो आयु का जो सवाल है सर वो भी पूरा का पूरा इस अनुपात और समानुपात पर ही निर्भर करता है। तो ये इसके फिर बाद ये साझेदारी के बारे में ये हम पढ़ेंगे आयु। उसके बाद छठवां टॉपिक आएगा मिश्रण और एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन होता है, कोई कोई देखो इसको एलिगेशन को क्या पढ़ता है, कहते नहीं कि तुम हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, तो वो एलिगेशन का मतलब होता है आरोपण, दोषारोपण। दोष अगर दूसरे के ऊपर थोप दो तो वो तो होता है दोषारोपण या आरोपण। लेकिन यहाँ पर जो मिक्सर और एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन का मतलब है, उस एलिगेशन का मतलब है पृथक्कीकरण या पृथक्कीकरण। ये है पृथक्कीकरण या फिर पृथक्कीकरण, मतलब अगर हमने एक चीज को दूसरी चीज में मिला दिया है तो उसको पृथक करना है, तो इसको पृथक या खींच लेना, इसी को बोलते हैं पृथक्कीकरण या पृथक्कीकरण। तो उस एलिगेशन का मतलब सर ये होता है पृथक्कीकरण, उसका मतलब आरोपण नहीं होता है। मैंने देखा है यूट्यूब पर कोई कुछ एक टीचर पढ़ाते हैं तो उस वहाँ पर मिक्सचर को तो मिश्रण बता देते हैं, लेकिन जब एलिगेशन पढ़ाते हैं तो एलिगेशन का अर्थ वो आरोपण लिख देते हैं कि इसका मतलब आरोपण। तो यहाँ आरोपण नहीं चलता, यहाँ चलता है पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण, उसको हम पृथक कर रहे हैं। तो ये 6 टॉपिक ये हो गए। अगला हम टॉपिक की बात करते हैं सर, यहाँ देखते हैं लाभ और हानि। 7वां टॉपिक है सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेज का भी बहुत भरपूर इस्तेमाल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सर अनुपात समानुपात का भी बहुत भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है 8वां टॉपिक सर बट्टा, डिस्काउंट। आखिरकार डिस्काउंट क्या होता है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस के तुरंत बाद डिस्काउंट पढ़ा जाता है, क्योंकि लाभ और हानि के दौरान ही हमको डिस्काउंट दिया जाता है। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 9वां टॉपिक है साधारण ब्याज। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, किस तरह से
इसको निकालते हैं और इसका क्या फॉर्मूला रहता है और इसको बहुत डिटेल में यहाँ समझेंगे कि सर साधारण ब्याज क्या है। 10वां टॉपिक है सर चक्रवृद्धि ब्याज। सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है और किस तरह से ये बढ़ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 तरीके हैं और हमको ऐसा नहीं है कि केवल एक तरीका पढ़ना है, हमें चारों पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरीकों में से हमको नहीं पता कब कौन सा तरीका सवाल को आसान बना दे, इसलिए हमको चारों तरीके पढ़ने होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। उसके बाद ये 10वां है सर समय और काम। ये है टाइम एंड वर्क। सर टाइम एंड वर्क कोई क्या होता है, ये सबसे आसान टॉपिक होता है। अगर देखा जाए कि सर ये जो क्वांट है, एरिथमेटिक है, सर इसका सबसे आसान टॉपिक कौन सा है? तो सबसे आसान होता है टाइम एंड वर्क। और ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं छात्रों के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये समझाएंगे चैप्टर और ये सबसे आसान है तो बच्चों को सबसे जल्दी ये समझ में आता है, तो वो कहते हैं भाई मास्टर बड़ा अच्छा है, कितना इतना अच्छा है कि हमको एक जो भी चीज़ बताई है सब कुछ याद है। अरे भैया याद इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसलिए। तो अब समय और काम, टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद फिर हम सर इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले चैप्टर में, सर वही कॉन्सेप्ट सर पाइप एंड टंकी में लगता है। जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे सर वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड टंकी में लगता है। और सर इसके बाद पाइप एंड टंकी के बाद फिर हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आएंगे। एक आदमी दौड़ रहा है, उससे पीछे से दौड़ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कुल मिलाकर ये सर एक अपने आप में बहुत बड़ा ये भी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अगला हमारा चैप्टर है सर 14 नंबर नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अगर तुम चाल, समय, दूरी पढ़ते हो तो सर वहीं पर रिलेटिव चाल पढ़ते हो। अब यहाँ पर नाव और धारा आएगा तो इस नाव और धारा में रिलेटिव चाल का कॉन्सेप्ट लगता है, तो हम वो यहाँ पढ़ चुके होंगे, फिर आराम से ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर हमारा 15 है सर, यहाँ आएगा दौड़, रेस। देखो चाल, समय, दूरी और ये दौड़ एक अलग है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है लेकिन इनमें भिन्नता बहुत है। तो हम यहाँ पर फिर रेस पढ़ेंगे। आखिरकार रेस क्या है? देखो रेस के पहले क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन अब रेस के प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमको रेस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है कि सर क्या होती है दौड़। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर हमारा 15 रहेगा दौड़ का। सर चैप्टर नंबर 16 है औसत, एवरेज। एवरेज आखिरकार क्या होता है, किस तरह से एवरेज निकालते। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, एवरेज का केवल एक कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो एवरेज का कोई भी सवाल नहीं बचता। केवल एक कॉन्सेप्ट पर ये पूरा चैप्टर खत्म है, एक कॉन्सेप्ट पर ये काम समय खत्म है और उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी खत्म है। और हम अगर बात करें इसमें तो इसमें हम 3 बातें बताएंगे आपको, बस सिर्फ 3 बातें। चाल, समय, दूरी में 3 बातें, चौथी कोई बात नहीं बताएंगे, पूरा चैप्टर क्लोज। बस नॉर्मल गणना आनी चाहिए भाई, जोड़ना घटाना गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। तो हम कुछ एक पॉइंट में, कुछ एक नोट पॉइंट में पूरे के पूरे चैप्टर खत्म करेंगे। तो यहाँ पर औसत के बाद ये औसत पढ़ लेंगे, तो ये भी केवल एक कॉन्सेप्ट, औसत का केवल एक कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर क्लोज। उसके बाद आएगा सर चैप्टर नंबर 17 है आंकड़ा अनुबंधन, डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। तो आंकड़ा अनुबंधन इसमें पता है क्या आता है? देखो इसमें मात्र 3 चीजें आती हैं। एक तो आना चाहिए आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दूसरा सर अनुपात समानुपात आना चाहिए, और तीसरा सर प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। बस 3 चैप्टर आने चाहिए सर, प्रतिशत, अनुपात समानुपात और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 अगर तुमको आते हैं तो सर बहुत आसान है। अगर ये 3 चैप्टर आते हैं तो इन्हीं 3 के सवाल आंकड़ों के रूप में देता है। आंकड़ों के रूप में आंकड़े मतलब एक चित्र बना देगा, उसमें आंकड़े रख देगा, आपको आंकड़े देगा। फिर या तो परसेंटेज की वैल्यू पूछेगा या पूछेगा कि इन दोनों में अनुपात क्या है, या फिर इनका एवरेज पूछता है। या हाँ, ये आंकड़ों में ये औसत और आता है कि ये मान लो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल के आंकड़े हैं, तो बताइए औसत क्या होगा, तो फिर वो औसत भी पूछ लेता है। तो ये जो डीआई है, इस डीआई को जानने के लिए हमारे पास मान लो 4 टॉपिक हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला है सर परसेंटेज, फिर दूसरा अनुपात समानुपात, और तीसरा है औसत, और चौथा है ये चौथे नंबर पर हमने इसको लिखा है लाभ और हानि। तो अगर हमको ये 4 टॉपिक आते हैं तो सर डीआई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मात्र 5 प्रकार की डीआई हमको पढ़नी है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में जाओगे तो फिर वहाँ 6 प्रकार की हो जाती है, 6 प्रकार की डीआई है। हमें केवल 5 प्रकार की पढ़नी है, क्योंकि 5 प्रकार की डीआई में सब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बस डीआई को ये देखना है कि सर आंकड़ा दिया किस तरह से होता है, आंकड़े देने का क्या तरीका है, और उस आंकड़ों में से मैं पढ़कर कैसे समझूंगा। केवल इतना हमें ढंग से समझना होता है, उसके बाद ये आंकड़ा अनुबंधन हो जाता है। तो सर ये बहुत आसान चैप्टर है। क्यों ये लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि सर इसके लिए 4 चैप्टर हमें आने चाहिए, एक परसेंटेज, एक रेशियो, एक औसत और एक लाभ और हानि। ये 4 चैप्टर आते हैं तब हम इस पर जाएंगे, क्योंकि सवाल इसमें इन्हीं 4 चैप्टर्स के होते हैं। तो ये हुआ हमारा
एरिथमेटिक का सिलेबस कि आखिरकार हम एरिथमेटिक के अंदर कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे सर एडवांस मैथ में कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस एडवांस मैथ के टॉपिक को लिखेंगे और फिर उसके बाद हम टेक्निकल मैथ के टॉपिक लिखेंगे कि हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक समझ लेते हैं कि सर एडवांस मैथ के कौन से टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं। देखो एडवांस मैथ के अंतर्गत कौन से हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं। ये देखो 14 टॉपिक मैंने लिए हैं, 14 टॉपिक हैं। इन 14 टॉपिक को एडवांस मैथ में रखा गया है। तो चलिए हम क्रमशः इनका सिलेबस पढ़ते हैं कि सर एडवांस मैथ का आखिरकार क्या सिलेबस है। तो देखो सबसे पहले नंबर पर है संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सर यूनिट डिजिट क्या होता है, सर नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, सर यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, सर यहाँ पर फैक्टर थ्योरम जो होती है गुणनखंड प्रमेय उसको, फिर उसके बाद हम शेषफल प्रमेय, तमाम प्रमेय हम यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ से नंबर्स से संबंधित, संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सर दशमलव संख्या क्या होती है, सर भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं, कैसे उनका जोड़ना घटाना होता है, और उनमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या इस तरह से क्या होती है, और बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस हैं। हम संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न यही संख्या पद्धति में डिस्कस करके चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है सर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये होता है, और साथ ही साथ ब्रैकेट, तो किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम, और एक होता है शब्द का, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑफ, तो इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करके चलेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जो 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम हर एक टॉपिक में नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करके चलेंगे। अगला है हमारा टॉपिक घातांक और करणी। घातांक और करणी क्या होता है, सर घात क्या होती है और करणी क्या होती है, अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है। तो घातांक और करणी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ समझेंगे कि सर ये होता क्या है, करणी क्या चीज़ है और घातांक क्या होता है, किस तरह से घातों का योगफल हो जाता है, किस तरह घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हम सब यहाँ पर डिटेल में चर्चा करके चलेंगे। और यहीं पर हम देखो, एक बार मैंने फिजिक्स में आपको चर्चा की थी प्रीफिक्स और सफिक्स, तो थोड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स की जानकारी हम यहाँ पर देकर चलेंगे। कुछ प्रीफिक्स होते थे जो हमने फिजिक्स में याद किए थे, वो हम यहाँ पर भी लिखेंगे, तो आप याद कर लेना उनको। अगला है हमारा सर चौथा वर्गमूल और घनमूल। सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, या स्क्वायर या फिर क्यूब किस तरह से निकालते हैं, इनकी सर कुछ ट्रिक भी होती हैं और हमें कुछ डायरेक्ट भी याद करने होते हैं। ठीक है भाई, तो हम इसमें डिटेल में समझ के चलेंगे और यहाँ से संबंधित किस तरह से सवाल बनेंगे वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा जो टॉपिक नंबर 5 लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ देखो एलसीएम और एचसीएफ से बहुत तरीके के सवाल बनते हैं। देखा होगा कि एक व्यक्ति है, एक सर्कुलर पाथ है, उस पर दौड़ रहा है, 4 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ना स्टार्ट हुए, अलग अलग चाल है, तो बताओ एक साथ कब मिलेंगे। इस तरह से जो सवाल होते हैं सर वो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित होते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा टॉपिक 6वां बीजगणित। देखो बीजगणित भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि सर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये जो होता है इनको बीजगणित में चर कहा जाता है, वेरिएबल्स। तो इन सर वेरिएबल्स से संबंधित किस तरह से सवाल बनते हैं, और यहाँ पर इसके कुछ सिद्धांत रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं, कुछ फॉर्मूले रहते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab, तो उन फॉर्मूलों को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी सहायता से हम कैसे सवाल निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा टॉपिक सर 7वां बीजगणितीय समीकरण। देखो जैसे हमने बीजगणित पढ़ा तो फिर हम तुरंत बीजगणितीय समीकरण पढ़ेंगे। इनका जो क्रम है, मैंने एक बेहतर क्रम रखा है आपके सामने, ये वो क्रम है जिस क्रम में ही हमको पढ़ना चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम से ही पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर संख्या पद्धति के बाद प्रायिकता पढ़ लो, फिर सरलीकरण पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते। ये यही सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो ये होता है सर बीजगणितीय समीकरण। बीजगणितीय समीकरण 3 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं। सर रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और सर त्रिघात समीकरण। ठीक है, ट्राइनोमियल, या और यहाँ पर एक वो होता है, अच्छा वो बाइनोमियल प्रमेय उसमें आएगा टेक्निकल वाले में। तो ये कुल मिलाकर त्रिघात समीकरण। तो इस तरह से तीनों समीकरण को हम पढ़ के चलेंगे, इनके क्या इक्वेशन होते हैं, कैसे सवाल यहाँ से आता है। अगला टॉपिक है सर हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी हमारे एग्जाम में आती है, तो हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में। अगला हमारा टॉपिक है सर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। त्रिकोणमिति से ही संबंधित है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में पूरे त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो इसके तुरंत बाद हम ऊंचाई दूरी को पढ़ेंगे। देखो ऊंचाई दूरी में कुछ नहीं, 3 बातें हैं, केवल 3 बातें अगर आती हैं तो पूरी ऊंचाई दूरी खत्म, केवल इसमें। और बहुत छोटी छोटी 3 बातें हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला है हमारा 10वां पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खोजकर्ता कौन है, रेनी देकार्ते। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें किस तरह से सवाल बनते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानकारी हम इसको देंगे। हमारा जो 11वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री एंड ये जो क्षेत्रमिति है इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, देख लेना आप क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ क्षेत्रमिति है और ये है ज्यामिति, कोऑर्डिनेट। तो ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति को के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो 1D, 1 डायमेंशनल, एक विमीय, और सर ये जो है 2D, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल आकृति पढ़ेंगे। और सर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D, 3 विमीय, त्रिविमीय आकृतियां। तो पहली वाली जो है सर 1D, उसमें हम मात्र एक आकृति को पढ़ेंगे सर, रेखा। सर लाइन क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, जब रेखाएं काट देती हैं तो सीधा विमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एकांतर अवधा कोण क्या होते हैं, तमाम चीजें होती हैं वो इस रेखा से संबंधित हैं और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और 2D के अंदर हमें देखो वृत्त पढ़ना है सबसे पहले, ये बहुत बड़ा टॉपिक है वृत्त। फिर उसके बाद त्रिभुज पढ़ना है, फिर चतुर्भुज, और उसके बाद पंचभुज नहीं पढ़ना, पंचभुज हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है षटभुज, तो हम षटभुज पढ़ के चलेंगे। फिर और 3D के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, देखो ये आकृतियां आपको दिख रही होंगी, ये है गोला, ठोस गोला क्या होता है, गोले से संबंधित किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ये सर बेलन है, ये शंकु है, ये घन है, घन जो लूडो वाला घन आपने देखा होगा वही वाला क्यूब, ये क्यूब है, ये घनाभ है, क्यूबॉइड, ये सर ये पिरामिड है, ये पिरामिड है। पिरामिड को हम डिस्कस करेंगे सर, पिरामिड क्या होता है, कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, और पिरामिड का आयतन कैसे निकलता है, और पिरामिड बनता कैसे है, वो हम सब डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे। अगला है सर हमारा ये प्रिज्म। देखो पिरामिड में और प्रिज्म में क्या अंतर है, पिरामिड में सर एक तो आधार होता है और शीर्ष उसका चोटी रहती है, प्रिज्म में क्या होता है, जो आधार में आकृति है सर वही आकृति शीर्ष में भी होगी, तो ये होता है प्रिज्म। तो ये हमारा प्रिज्म है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। और अगला है हमारा छिन्नक, छिन्नक या फ्रस्टर्न बोलते हैं इसको, छिन्नक, तो ये भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमें 1D, 2D, 3D, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए 11वें नंबर का टॉपिक तो काफ़ी लंबा है, बहुत टाइम तक ये चलेगा, तो हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है हमारा सर 12वां टॉपिक, क्रमचय संचय, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। सर ये क्रमचय संचय क्या होता है, हम यहाँ पर चर्चा करके चलेंगे। अगला है हमारा 13वां प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ से किस, देखो आजकल बहुत सारे सवाल बनते हैं, तुमने देखा होगा कि एक पार्टी में 50 लोग जाते हैं और 50 एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलेंगे, इस तरह से। या फिर तुमने देखा होगा कि गांव में 4 पोस्ट ऑफिस हैं और हमारे पास 10 लेटर हैं, उन 4 पोस्ट ऑफिस में इन 10 लेटर को कितने प्रकार से डाल सकते हैं, इस तरह से देखा होगा। फिर या ऐसा सवाल देखा होगा कि एक झोला है, उसमें लाल नीली काली बॉलें हैं, अचानक से 4 बॉलें निकाल दी जाती हैं, तो नीली बॉल की प्रायिकता बताओ, तो इस तरह से सवाल बनते हैं सर, वो प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। अगला है सर हमारा लास्ट टॉपिक श्रेणी। श्रेणी सर श्रेणी हम 3 पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सबसे ज्यादा सवाल बनता है सर समांतर और गुणोत्तर से, हरात्मक से बहुत कम बनता है, हरात्मक समांतर का ही उल्टा होता है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये है, ये कुल मिलाकर है एडवांस मैथ का सिलेबस, कि एडवांस मैथ के अंतर्गत हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एडवांस मैथ का ये सिलेबस हुआ। अब हम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे सर टेक्निकल मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर टेक्निकल मैथ क्या होता है और टेक्निकल मैथ में कौन से हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहली बात हमें ये समझनी होगी सर, जो वनडे एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का है, बैंक का है, रेलवे का है, लेखपाल का है, या फिर पुलिस का है, या फिर आर्मी का है, कुछ भी है, ये वाले जो अगर पेपर होते हैं सर, उनमें जो गणित आता है वो एरिथमेटिक ज़्यादा आता है और थोड़ा सा एडवांस मैथ भी उनमें आता है। लेकिन अगर एसएससी की बात करें, एसएससी, तो एसएससी में सर एडवांस और एरिथमेटिक दोनों ही बराबर बराबर आते हैं। तो अब यहाँ से समझेंगे सर टेक्निकल मैथ। टेक्निकल मैथ किस में आता है, देखो टेक्निकल मैथ नेवी में आता है, एसएसआर में आता है, एयरफोर्स के पेपर में आता है, और वो एग्ज़ाम जिन एग्ज़ाम्स में इंटरमीडिएट तक का इंटरमीडिएट लेवल का जो मैथ आता है सर, उन एग्ज़ाम्स में टेक्निकल मैथ आता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि सर टेक्निकल मैथ के क्या क्या टॉपिक हैं। देखो यहाँ पर हमने 11 टॉपिक लिखे हैं, लेकिन टेक्निकल मैथ के 17 टॉपिक होते हैं। तुम कहोगे सर 17 टॉपिक हैं, तो इसमें बाकी के 6 टॉपिक कहाँ पर हैं सर? वो 6 टॉपिक जो एडवांस मैथ के लास्ट के जो 6 टॉपिक थे, वो 6 टॉपिक यहाँ पर भी आते हैं। तो वो 6 टॉपिक हम वहीं पढ़ लेंगे, तो हमें यहाँ इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। तो हम पहला टॉपिक समझते हैं सर, पहला त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति तो हमने एडवांस मैथ में भी लिखा था सर, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हाई लेवल की त्रिकोणमिति। हम पढ़ेंगे सर इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं,
इनवर्स त्रिकोणमिति क्या होती है, और त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत हाई लेवल होता है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला है हमारा सारणिक। सर सारणिक क्या होता है, तो सारणिक को हम पढ़ेंगे कि सर सारणिक दो लाइन के मध्य में कुछ डेटा लिख देते हैं, उसको सारणिक कहते हैं। तो उसके बाद ये सारणिक हमने पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आव्यूह मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि सर आव्यूह क्या, सारणिक जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चिन्ह बदल जाता है। सारणिक और आव्यूह एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भिन्नता है, तो वो हम पढ़ेंगे। सर आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। लॉग, फिर हम लॉग की जानकारी करेंगे। सर लॉग का जोड़ना घटाना गुणा भाग किस तरह से होता है, लॉग हमें आना चाहिए। अगला है हमारा सर चर घातांकीय समीकरण, जो चर घातांकीय श्रेणी एक्सपोनेंशियल सीरीज, ई की पावर एक्स आपने सुना होगा, इंटरमीडिएट में बहुत देखा होगा सर, ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला है छठवां हमारा सर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय क्या होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला है हमारा जी सातवां टॉपिक सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम ये पढ़ेंगे। आठवां टॉपिक है सर अवकलन, ये है अच्छा टॉपिक, अवकलन। इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा ये दो टॉपिक हैं, अवकलन और समाकलन। डिफरेंशिएशन, अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो अवकलन को हम डिटेल में हम यहाँ चर्चा करेंगे, किस तरह से यहाँ पर सर प्रमेय होती हैं, अवकलन के क्या रूल होते हैं, वो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। अगला टॉपिक है हमारा नौवां समाकलन। सर इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अवकलन का साइन तो d/dx होता है, और इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, समाकलन का साइन ये होता है। तो सर समाकलन को हम यहाँ पढ़ेंगे, और समाकलन से संबंधित फॉर्मूले हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं और इससे संबंधित प्रमेय भी देखेंगे। नौवां है हमारा टॉपिक, जो 10वां है लिमिट, लिमिट किस तरह से लगती है। तो सर जब हम समाकलन पढ़ते हैं तो सर लिमिट लगाते हैं, यहाँ से लिमिट लगती है, उस लिमिट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो लिमिट से किस तरह से सवाल बनते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगला लास्ट है यहाँ का समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी से भी सवाल बनते हैं, तो हम सेट थ्योरी के भी सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 11 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक और हैं। 6 टॉपिक कौन से हैं सर, एडवांस मैथ के अंतिम के जो 6 टॉपिक हैं वो हम यहाँ पढ़ते, लेकिन उन टॉपिक को हम यहाँ ना पढ़कर हम एडवांस मैथ में ही पढ़ लेंगे। तो अब हमें समझ में आएगा सर ये तो गणित है, गणित को 3 भागों में बांटा है। हम अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर एडवांस और एरिथमेटिक, और उसमें भी ज़्यादा है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे कम एडवांस मैथ है, और उससे भी कम टेक्निकल मैथ है। क्योंकि टेक्निकल मैथ अगर तुम नेवी का, एसएसआर का, एयरफोर्स का, या फिर कोई ऐसा वनडे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए जो 4 साल की जो नौकरी होती है आर्मी की, सर उसमें भी ये टेक्निकल मैथ आता है, उसमें भी टेक्निकल मैथ आता है। या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें इंटरमीडिएट लेवल तक का मैथ आ रहा है, तो सर वो टेक्निकल मैथ ये वाला है, यहाँ से आता है। तो अब क्या है कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आज मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है। अगली जो अब क्लास होगी अगली, वो होगी ब्रह्मास्त्र, वो दिव्यास्त्र वाली क्लास, तो उस क्लास को जरूर देखना। अगर आप मुझे मैथ में फॉलो करो, मैथ में मुझे फॉलो करो, तो मेरी मैथ की कोई भी वीडियो देखने से पहले वह दिव्यास्त्र वाली वीडियो जरूर देखना। ये तो डे 1 हो गया, डे 2 में आएगी वो दिव्यास्त्र वाली वीडियो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।